फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द हाउस ऑफ अ पेशेंट, एक पेशेंट है, एक रोगी है, उसका हाउस कहाँ है, पॉइंट एक्स पर है, एंड देन द हॉस्पिटल वेयर ही इज गेटिंग हिज ट्रीटमेंट इज एट वाई। फिर जो हॉस्पिटल है वो है वाई पर, यानी एक व्यक्ति है, एक रोगी है, एक पेशेंट है जिसका जो घर है वो एक्स पॉइंट पर है और उसको हॉस्पिटल जाना है वो वाई पॉइंट पर है। अब सीधा रास्ता बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि सीधा रास्ता होगा तो फिर तो क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। देयर इज नो स्ट्रेट लेन फ्रॉम द पेशेंट्स हाउस टू द हॉस्पिटल, यानी पेशेंट के घर से हॉस्पिटल तक कोई स्ट्रेट लेन अवेलेबल ही नहीं है, ठीक। देयरफॉर द पेशेंट फर्स्ट गोज टू अ प्लेस, गोज टू ए, यानी पॉइंट ए जाएगा विच इज 800 मीटर ड्यू ईस्ट ऑफ एक्स, यानी 800 मीटर ड्यू है एक्स के। चलो इसको लिख लेते हैं, साथ साथ पढ़ते चलेंगे। जो लोग जवाब दे पा रहे हैं सही उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए मान लेते हैं व्यक्ति खड़ा हुआ है, सेंटर में रखिए हमेशा व्यक्ति को, यहाँ पे ये एक एक्स पॉइंट है और यहां से वो 800 मीटर किधर जा रहा है, ए पॉइंट के पास 800 मीटर ड्यू ईस्ट ऑफ एक्स। तो एक्स का ईस्ट किधर होगा, ईस्ट इधर ही होगा भाई, पूर्व की अगर हम बात कर रहे हैं। तो ये 800 मीटर कहां चले गए व्यक्ति, एक्स, ए पर पहुंच गए, यहां से जाके ए पर पहुंच गए। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, 4 दिशाएं जो जरूरी हैं, मेजर दिशाएं हैं, हमें पता है नॉर्थ जिसको उत्तर कहते हैं, साउथ जिसको हम दक्षिण कहेंगे, ईस्ट पूर्व है और वेस्ट आपका पश्चिम है, ठीक है। ये हम ध्यान में रखेंगे। इसके बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, जहां पे आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिलेंगे आपको, यहां होगा साउथ वेस्ट, ये बिल्कुल बेसिक है, फिर भी मैं रिपीट कर दे रही हूं, साउथ ईस्ट, क्योंकि इन क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आना। कई लोग ऐसे होंगे जिनको इन क्वेश्चंस से पहले देख के भाग जाते होंगे। फिर आता है इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ठीक है जी। ये 8 मुख्य चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ। तो ये व्यक्ति 800 मीटर ईस्ट चल के पहुंच गया ए पॉइंट पर, ठीक, ऑफ एक्स, देन गोज टू बी। अब इसको बी पे जाना है, ए पे रुक के कहां काम चलेगा, वाई तक पहुंचना है, हॉस्पिटल तक पहुंचना है। तो बी पॉइंट विच इज 600 मीटर ड्यू साउथ ऑफ ए, यानी 600 मीटर ड्यू है किधर, साउथ की तरफ। बी पॉइंट साउथ में, साउथ तो भाई नीचे ही जाना होगा, सिंपल सी बात है ना। 600 मीटर ड्यू साउथ बी पर पहुंच गया ये व्यक्ति, ठीक है, जो पेशेंट था। देख रहे हो कितना मेहनत करके जाना पड़ रहा है बीमारी में भी बेचारे को, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि कह रहे हैं अब सी पे भी जाएगा, पेट नहीं भर रहा, पॉइंट से पॉइंट घुमा रहे हैं बेचारे बीमार व्यक्ति को। देन टू सी विच इज 150 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ बी, यानी फिर वो कहां जाएगा, सी तक पहुंचेगा विच इज 150 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ बी, यानी वेस्ट के कितने हैं, 150 मीटर बी पर है। अब बी का जो वेस्ट है 150 मीटर, वो इधर होगा कि इधर होगा। नॉर्मली ईस्ट हमारा इस साइड है और वेस्ट इस साइड है। अब वेस्ट इसका इस साइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो फेस है वो ऐसे खड़ा हुआ है। जब वो नीचे ऐसे खड़ा हुआ साउथ की तरफ से, तो उसका वेस्ट फिर यहां इस तरफ चेंज हो जाएगा, उस हमारा ईस्ट और उसका वेस्ट होगा, ठीक है। 150 मीटर ही जाएगा, ज्यादा दूर नहीं, ठीक। और ये पहुंच गया सी पॉइंट पर। 3 जगह घुमा चुके हैं हम बेचारे व्यक्ति को, विच इज 150 मीटर ड्यू हो गया। एंड फाइनली रीचेस द हॉस्पिटल वाई विच इज 100 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो नॉर्थ तो ऊपर ही होगा, सी के नॉर्थ में है 100 मीटर, तो सी का नॉर्थ जो है 100 मीटर वो यहां कहीं होगा, ये 600 मीटर है, 100 मीटर नॉर्थ सी। और अब कहां पहुंच गया, ये वाई पर पहुंच गया जो कि हॉस्पिटल था। अब इतना भी आपने सॉल्व कर लिया और लास्ट की लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी तो इन क्वेश्चंस में 1 नंबर मजाक में चला जाता है, ठीक है। मजाक में 1 नंबर चला जाता है यदि हमने लास्ट की लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी। हमें पता है ये है पॉइंट एक्स जो है व्यक्ति का होम, ठीक। ये प्रैक्टिस से थोड़ा इजी हो जाएगा, इतनी देर नहीं लगेगी, ये तो हम टाइम लेके कर रहे हैं इसको। और ये है हॉस्पिटल वाई। अब हमें ये देखना है क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वाई से एक्स की तरफ पूछा है या एक्स से वाई की तरफ, यानी हॉस्पिटल टू होम पूछा है या होम टू हॉस्पिटल, क्योंकि दिशा बदल जाएगी, क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक। तो हमसे पूछा है यहां क्वेश्चन में, हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल द डायरेक्शन ऑफ द पेशेंट्स हाउस इज, यानी कि अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या है। अस्पताल से पूछा है, हॉस्पिटल से कहां, पेशेंट के हाउस की दूरी पूछी है, ठीक है। हॉस्पिटल से पेशेंट के हाउस की दूरी पूछी है, यानी हॉस्पिटल से घर किधर है, ये नहीं पूछा घर से हॉस्पिटल किधर है। तो अब यहां गड़बड़ हो जाएगी, कई लोग अभी भी 40% लोग गलत आंसर दे रहे हैं। हॉस्पिटल यानी यहां से घर किस साइड है, तो घर पहले तो नॉर्थ जाना पड़ेगा, ऊपर नॉर्थ जाएगा ना व्यक्ति ऊपर की तरफ, और फिर वेस्ट जाएगा, ठीक। तो नॉर्थ वेस्ट में है घर, नॉर्थ वेस्ट में है। और अगर दूरी आप निकालेंगे, वैसे दूरी यहां पूछी नहीं है, तो 500 मीटर ये है आपका बचा हुआ,
और 950 मीटर ये हो गया, तो मतलब वो 1000 प्लस तक पहुंच जाएगी जो दूरी होगी। बट दूरी ऐसे पूछता नहीं है इतनी उलझा करके, दूरी जब पूछता है तो बहुत ईजी होता है कि बस आपको इतना ही कैलकुलेट करना होगा। तो नॉर्थ वेस्ट शुड बी द राइट आंसर, यानी उत्तर पश्चिम। बी ऑप्शन दे रहे हैं 40% लोग, जो कि गलत है। साउथ वेस्ट नहीं हो सकता ना, साउथ वेस्ट वो कहेगा जो यहां से देख रहा होगा कि घर से, होम से अगर आप हॉस्पिटल देख रहे हैं तो साउथ नजर आएगा आपको, लेकिन हॉस्पिटल से होम देखना है तो नॉर्थ हो जाएगा। तो आंसर जो है आपका नॉर्थ वेस्ट है। कितने परसेंट है ना, लाइक शेयर मत करना भूलिए, खुशी खुशी लाइक शेयर करिए ताकि माहौल एकदम बना रहे, वापस से एक एनर्जी हम। और द बर्ड विच कैन मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ, यानी वो बर्ड, यानी वह पक्षी जो अपनी गर्दन आगे पीछे झटके से कर पाता है, विद अ जर्क, विद अ जर्क। तो वो व्यक्ति जो अपनी गर्दन आगे पीछे कर पाता है एक जर्क के साथ, एक झटके के साथ, कौन है? पिजन है वो, व्यक्ति नहीं है, बेसिकली पक्षी है। कबूतर की तो कोई बात ही नहीं हुई है पूरे आप देखेंगे आज तक। पैरट, तोता है, कौन है? डी ऑप्शन 64% लोग सही दे रहे हैं, बाकी लोग कंफ्यूज होंगे आउल में। आउल नहीं है, आंसर है मैना। नेक्स्ट पिक्चर भी आएगी, अभी पहले ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों का क्वेश्चन एक साथ दे दिया इन्होंने, और इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आउल पे तो बहुत बार आया है, मैना पे भी इस बार इन्होंने 2 बार दे दिया है। सही बात है, कोई बुरी बात नहीं है। द बर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी, बहुत हद तक जो पीछे घुमा पाए। टू अ लार्ज एक्सटेंट, गर्दन बहुत हद तक पीछे ले जा पाए। मैना तो आगे पीछे झटके से कर रही थी, जब विदा जर्क लिखा हो तो मैना है, लेकिन जब बहुत हद तक पीछे ले जाने की बात हो, घुमाने की बात हो गर्दन को, तो हम कह सकते हैं उल्लू है, जो लगभग ऐसे घुमा देगा एकदम चक्री की तरह। ठीक, तो आउल इज द राइट आंसर, यहां मैना नहीं होगा आंसर, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। अब उल्लू और मैना दोनों को देख लेते हैं, शायद आप पहचान पा रहे होंगे। उल्लू को तो कई लोग पहचान ही गए होंगे। पर 4 देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन एक साथ आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द ब्रेल स्क्रिप्ट इज यूज्ड विजुअली इंपेयर्ड बाय विजुअली इंपेयर्ड पर्सन। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर, अभी मैं दिखाऊंगी भी आपको, मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, जिनको उभरे हुए होंगे तो जिनको देखने में दिक्कत है वो टच करके फील कर लेंगे। तो ये क्या टैक्टाइल मटेरियल है, इसको टच एंड फील मटेरियल कहेंगे। बिकॉज ऑफ दीज रेज्ड डॉट्स, ये जो डॉट्स हैं जो उभरे हुए होते हैं कागज पर, तो उनको टच कर लेगा वो व्यक्ति जिसको देखने में दिक्कत है। The visually impaired persons can read by running their fingers on them. This script is based on, ये जो स्क्रिप्ट है ये किस पर बेस्ड है ये पूछा है। बेस्ड ऑन 10 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, क्या सबको पता है? 85% लोगों को, सिर्फ 15% लोग हैं, मतलब कई हजार लोग अभी भी हैं जिन्होंने इसको भी गलत किया। ये हम लास्ट सेशन में भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कई सेट्स में। 6 बिंदुओं पर आधारित है। आपका ए है तो इसमें ए 6 पॉइंट, कोई भी लेटर बनेगा तो उसमें 6 पॉइंट चाहिए होंगे, जिसको टच एंड फील करके आप समझ जाएं। और ये किसने दी थी? लुई ब्रेल ने 1800s में दी थी, जब उनको उनकी आंखों की दृष्टि चली गई थी। जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। देयर इज अ स्टेट इन आवर कंट्री, यानी हमारी कंट्री में एक स्टेट है, और इन रूरल एरियाज विलेजेस, यानी जो विलेजेस हैं हमारे देश में, बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, जहां पर बारिश ज्यादा होती है, द हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी वो एरियाज हमारे देश में, वो राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भारी वर्षा होती है, 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे, यानी 10 से 12 फीट की ऊंचाई के ऊपर बने हैं, जमीन से 10-12 फीट ऊपर बने हुए हैं। इन द इनसाइड्स ऑफ द हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, वुड से बने हुए हैं। बैम्बू पिलर्स पर ये हाउसेज खड़े हुए हैं, यानी बांस के खंभों का उपयोग करके इनको जमीन से ऊपर उठा करके बनाया गया है। असम की जब हम बात कर रहे हैं, यानी असम ऐसी जगह है जहां बारिश भरपूर होती है, तो ग्राउंड से, जमीन से 10-12 फीट 11 फीट ऊपर 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं, ताकि बैम्बू पिलर्स पर, ताकि बारिश में वो घर ना डूब जाए। ठीक है, देख पा रहे हैं आप? ये जैसे यहां जो है ये असम का एक घर है, और असम में अगर हम बात करें तो ये 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे ये बैम्बू पिलर्स हैं, बांस के खंबे हैं जिनके ऊपर घर बने हुए हैं, ऊपर तक खंभों पे ही है। नीचे का जो स्पेस है वो जमीन से 3-3.5 मीटर ऊंचे बनाए गए हैं, क्योंकि जब बारिश आएगी तो ये बच जाएगा, जो घर है उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा बैम्बू अभी भी ऊपर है, समझ पा रहे हैं? तो यही घर है, बस बारिश आ गई है। ठीक, तो आंसर क्या था? डी, यानी असम। देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। असम इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट के बारे में बात कर रहे हैं। द स्टेट इन विच द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है?
यानी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहां, किस स्टेट में स्थित है, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। देखिएगा, जवाब देना चाहेंगे या 5 रुपए देकर के जवाब देंगे, बताइए बताइए। डी ऑप्शन कह रहे हैं 65% लोग, जो कि सही है, मतलब पहाड़ी एरिया में कहीं ना कहीं। और आप समझ जाएंगे पहाड़ी एरिया ना तो राजस्थान है, ना गुजरात है, ना उत्तर प्रदेश है, क्या है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड है, नाम क्या है, जिम कॉर्बेट। ठीक है, एक वाहियात सा आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में इसको पढ़ते हुए, है ना, जिम कॉर्बेट यानी पहाड़ों पे है तो जिम करके ही जिम कॉर्बेट जा पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, इतने भी पहाड़ों पे नहीं है खैर, तो जिम करके जिम कॉर्बेट जाएंगे मतलब पहाड़ों पर पहुंचेंगे, मतलब उत्तराखंड जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी नेशनल पार्क हैं हमारे देश में जिनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, ये पीडीएफ आपको मैं आज ही शेयर कर दूंगी, पुराने कुछ पीडीएफ शेयर नहीं कर पाई हूँ। जैसे जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है। रणथंबोर अगर हम बात करें, राजस्थान की बात हो रही है। फिर यहाँ नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है। अगर हम उस साइड देख पा रहे हैं तो यहाँ सुंदरबन है, फिर काजीरंगा है। तो ऐसे आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्क्स मिल जाएंगे, ये आप एक बार नजर मार सकते हैं इस पे। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 डी कह रहे हैं 65% लोग। अगर हम बात करें, कंसिडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस, यानी घरों का डिस्क्रिप्शन। देखो हाउसेस पे 100% एक क्वेश्चन आना है, ये हम करने वाले हैं ईवीएस में। हाउसेस की जब हम बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस दी हुई है 3 अलग अलग जगहों की, आपको डिफरेंट क्लाइमेट के साथ पहचानना है। कहा है इन लेह लद्दाख हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन्स, यानी लेह लद्दाख में जो मकान है वो पत्थरों के बनते हैं। हैव 2 फ्लोर्स, यानी कितने हैं, 2 फ्लोर्स, इनके 2 मंजिल होती हैं। ग्राउंड फ्लोर फॉर एनिमल्स, यानी ग्राउंड फ्लोर को किसके लिए रखा गया है, एनिमल्स के लिए। एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, और जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत का सामान है और एनिमल्स हैं, उनको ग्राउंड फ्लोर पर रखा जाता है। और जो वुडन फ्लोर्स हैं, फ्लैट रूफ्स हैं, रूफ्स कैसी हैं, फ्लैट हैं, फ्लोर्स कैसे हैं, वुडन, लकड़ी का जो है आपका सपाट छत है, या फ्लोर्स हैं, जो भी फर्श कह लीजिए आप, ठीक, लकड़ी की छत है। इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, बस यही गलती कर गए ये। अगर आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा तो बैम्बू पिलर्स पर घर कहां बन रहे थे, असम में, मनाली में नहीं, स्टोन्स के बनते हैं, वुड के बनते हैं। इन राजस्थान, और स्लोपी होती है, मतलब वो स्लोप वाली होंगी, सपाट नहीं होंगी राजस्थान में, जो इसमें मनाली में जो छतें हैं। सी ऑप्शन है, इन राजस्थान पीपल इन रूरल एरियाज लिव इन मड हाउसेज विद रूफ्स ऑफ थॉर्नी बुशेस, बिल्कुल सही बात है। जो थॉर्नी बुशेस हैं, कंटीली झाड़ियां हैं, उनसे मकान बनाया जाता है राजस्थान में, जो छत है उसकी, और मड का प्रयोग करके, यानी मिट्टी का प्रयोग करके, चिकनी मिट्टी और इन सब का जो भी प्रयोग करेंगे और घर बनेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। ए और सी सही है, बी गलत है। तो डी 74% लोग सही कह रहे हैं, यानी ए और सी तो सही है, तो ओनली ए ओनली सी, ए और सी, ए और बी नहीं, ए और सी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। पढ़िएगा, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन कहेंगे हम। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, क्रोकोडाइल, एक लिस्ट दी हुई है और ऑड वन आउट पहचानना है आपको, यानी जो दूसरों से अलग हो। ठीक है, बताइएगा। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीव हैं, जैसे कि कौन से जीव हैं वो, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, क्रो यानी कौआ, डक, आगे बढ़ेंगे, बत्तख के बाद है फिश यानी आपकी मछली, और टॉर्टोइज जिसको हम कछुआ कह रहे हैं। सबका थोड़ा थोड़ा संबंध पानी से है। क्रोकोडाइल भी पानी में रह लेता है, क्रो तो नहीं रह पाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं शौर्य सिंह, है ना। क्रो क्या है, वो पानी में नहीं रहता, पानी में थोड़ी ना देखा होगा कौवा तैरता हुआ आप उठा के ला रहे हैं, बेहोश हो गया, पानी में चला गया था, पानी में नहीं जाएगा। ठीक, डक जो है उसका पानी से संबंध है, फिश का भी पानी से संबंध है, टॉर्टोइज का भी पानी से संबंध है, लेकिन क्रो का कोई संबंध नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, यही ऑड वन आउट है। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिख देता उड़ने वाले पक्षियों की बात हो रही होती है और फिश लिख देता तो वो अलग हो जाता, भाई फिश को कब उड़ते हुए देखा आपने। ठीक, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं आजकल पेपर में आपके। किस तरह के, इनको मैं कहती हूँ वो जो मीम नहीं चलता, जब रामायण बहुत चल रही थी हम लोग देख रहे थे, बचपन में भी खैर हम लोगों ने काफी देखी है, बट लॉकडाउन के टाइम पे, तो आजकल मीम का जमाना है, तो इंटरनेट पे एक मीम वायरल हुआ था बहुत, है ना, कि ये दुष्ट प्राणी है प्रभु, इसके पेट पर बाण मारिए, तो ऐसा कुछ था मतलब। तो कुल मिला के पहले क्वेश्चंस जो है आसान बनते थे, सीधे बनते थे। अब क्या हुआ है कि अब कह रहे ऐसे नहीं मरने वाला,
है ना, कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, आसान पूछ लिया तो सीधे सीधे पूछ लिया कितने पॉइंट्स होते हैं ब्रेल में। एक काम करो, 4 ऑप्शन और डालो, 4 से काम नहीं चल रहा, पेट में बाण मारो प्रभु, तब जाके काम चलेगा। तो ये बाण वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं चीजों को, या और परेशान करते हैं। देखिएगा, खैर ये मजाक की बात हुई। नोट्स से पढ़ के एक बार आरती और फिर देखो उसको, सेशन को दोबारा देखिएगा। अगर हम बात करें, और प्रीवियस ईयर को बिल्कुल मत छोड़ना आरती, प्रीवियस ईयर जरूर कर लो, चाहे दुनिया के किसी कोने से पढ़ा हुआ आपने। सी ऑप्शन कह रहे हैं 68% लोग। देखते हैं, अ हर्ड में हैव 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। याद कीजिए, हाथी वाला चैप्टर है, आपके नोट्स में भी गिवन है, अभी हिंदी मीडियम वाले नोट्स भी मिलेंगे, उसमें भी गिवन होगा। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 4 or 5 years old. एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स। ये बात सही है। एलिफेंट हर्ड में जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है उसी की चलती है, ये बात भी सही है। 68% लोग सी उत्तर दे रहे हैं, सी एंड डी को सही मान रहे हैं। तो फर्स्ट वाला तो चलो हमने मान लिया, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो एकदम गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 20 से 25 लोग होते हैं हर्ड में। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा, ये लगभग आई थिंक 14-15 वर्ष तक रहते हैं, 4-5 साल तक नहीं, जितना मुझे याद आ रहा है। तो ये दोनों गलत हैं, सी और डी ही सही हैं, तो ये दोनों सही आंसर में आएंगे, सी एंड डी, सी और डी। ठीक है, सी एंड डी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, 10 देखिएगा, बी कीपिंग। ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है हर बार, वो जो एक अमृता वाला चैप्टर है ना आई थिंक, जिसमें वो बी कीपिंग की बात होती है, तो बी कीपिंग पे क्वेश्चन हर बार आता है कि मधुमक्खी पालन का कौन सा समय है, बिहार में मधुमक्खी पालन होता है, और शहद की बात होगी उसमें, और कब से कब तक होता है, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। बताइएगा, जवाब दीजिएगा। फॉर द पीपल ऑफ बिहार द बेस्ट पीरियड टू स्टार्ट बी कीपिंग, यानी मधुमक्खी पालन का बेस्ट समय कौन सा है बिहार के लोगों के लिए। सीधा चैप्टर में से उठाया हुआ क्वेश्चन है, अक्टूबर टू दिसंबर, जब आपका पेपर हो रहा हो उसी के आसपास याद रखिएगा कि अभी सर्दियां चल रही हैं, तो सर्दियों में ही, मतलब सर्दियां आते आते अक्टूबर टू दिसंबर बेस्ट समय है बी कीपिंग का, मधुमक्खी पालन का। ठीक है, 80% लोग क्या अप्रैल टू जून बोल रहे हैं, डी बोल रहे थे ना, फिर ठीक है, मैंने कहा मुझे चक्कर आ गए। देखो, एक क्वेश्चन ये भी आना ही है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का, तो इसको भी हमें दिमाग में बिठा लेना है कि